स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्जाम वॉरियर्स में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन के गति विषयक नियमों की। तो इससे पहले कि हम न्यूटन के गति विषयक नियमों को स्टार्ट करें, डिस्कस करना स्टार्ट करें, हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपका मोटिवेशन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये हमें जिंदा रहने में यानी कि YouTube पर बने रहने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। आपका मोटिवेशन हमें तब मिलता है जब आप हमारे वीडियोस को पूरा देखते हैं, लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और जो भी इम्प्रूवमेंट्स हमारे वीडियो में या हमारे चैनल पर या कोई नया कंटेंट जब आप चाहते हैं उसके लिए आप हमें कमेंट करते हैं या फिर हमारे वीडियोस को आप अपने दोस्तों में शेयर करते हैं। तो ये सब मोटिवेशन आप हमें देते रहिए ताकि हम इस YouTube पर बने रहें और इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छी अच्छी नॉलेज आपके लिए लाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन के गति विषयक नियम में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो न्यूटन थे वो कौन थे। देखिए, न्यूटन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था और इसी कारण इनको भौतिकी का जनक भी कहा जाता है। भौतिकी का जनक कहा जाता है न्यूटन को। आइजैक न्यूटन को इसी नाम से जाना जाता है। तो आइजैक न्यूटन ने गैलीलियो नामक एक वैज्ञानिक के निकाले गए निष्कर्षों का अध्ययन किया और उन अध्ययनों के आधार पर गति से संबंधित 3 नियम प्रस्तुत किए, जिन नियमों को क्या कहते हैं, इनमें से जो फर्स्ट इनका रूल है यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का, उसको कहते हैं न्यूटन का गति का प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं, ठीक, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, इसको बोलते हैं। इसी को भाई जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। जड़त्व मतलब इनर्शिया, रूल ऑफ इनर्शिया भी इसको हम कहते हैं। क्यों कहते हैं आगे डिस्कस करेंगे। सेकेंड रूल जो है इसको कहते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन का गति विषयक गति का सेकेंड रूल, सेकेंड नियम या दूसरा नियम, ये न्यूटन का दूसरा नियम है। उसके बाद थर्ड रूल आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, थर्ड रूल को हम ये भी कहते हैं कि न्यूटन को जो थर्ड रूल है यानी तीसरा नियम है, इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से भी जानते हैं। यानी न्यूटन का गति का थर्ड रूल या थर्ड लॉ, ठीक है, ये है। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ यानी प्रथम गति के प्रथम नियम का। समझते हैं न्यूटन का गति विषयक जो प्रथम नियम है वो क्या कहता है। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम कहता है यदि किसी वस्तु पर कोई बाहर से बल ना लगाया जाए तो वह वस्तु अपनी अवस्था में बनी रहती है। अवस्था में बनी रहने का मतलब है अगर कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी और अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर रुकी है तो रुकी रहेगी जब तक उसको धक्का ना लगाया जाए या फिर उसका इंजन को स्टार्ट करके उसको चलाया ना जाए, ठीक, तो वो रुकी रहेगी। गति कर रही है कोई वस्तु तो उस पर कोई ब्रेक वगैरह ना लगाया जाए तो वो वस्तु चलती ही रहेगी, या कोई बाहर से घर्षण बल नहीं लग रहा है तो वो वस्तु चलती ही रहेगी, गति में ही रहेगी। ये न्यूटन का प्रथम नियम है। न्यूटन के प्रथम नियम से क्या मिलता है, न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। क्या मिलता है, बल की डेफिनेशन या परिभाषा मिलती है, ठीक है, क्या मिलती है, बल की परिभाषा मिलती है, ठीक। अब देखिए यहां से हमें एक चीज पता चली कि किसी वस्तु को अगर हमें अवस्था उसकी परिवर्तित करनी है तो क्या करना पड़ेगा, बाहर से कोई बल लगाना पड़ेगा यानी एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अब हम किसी वस्तु में एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो क्या करती है, वस्तु अपनी अवस्था में जो चेंजेस होते हैं उसका विरोध करती है, ठीक, अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। कोई भी वस्तु है अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है कि नहीं करती है,
भाई आप जहां बैठे हो बैठे ही रहना चाहोगे। आपसे कोई कहेगा पानी ले आओ, नहीं जाना चाहेंगे। ठीक, क्यों? आलस है। इसी तरीके से हर वस्तु के अंदर एक ऐसे कह सकते हैं कि आलस है। उस वस्तु में जो आलस है, उस आलस को हम क्या कहेंगे? उसी आलस को हम जड़त्व कहेंगे। ठीक, उसको हम क्या कहेंगे? जड़त्व कहेंगे। वस्तु जिस अवस्था में है, जहां पर है, चल रही है तो चलती रहना चाहती है, रुकी है तो रुकी ही रहना चाहती है, उसी को हम जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। बात यहां तक कंफर्म हो गई। जड़त्व और इनर्शिया का हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक, कहाँ यूज होता है? देखिए, सबसे पहला हम इसका आपको यूज बताते हैं। आपने देखा होगा कंबल, या फिर जैसे हम नहा के आते हैं, अपने शरीर को किसी टॉवेल से या तौलिया से पोंछते हैं, फिर तौलिया को इस तरीके से झटकते हैं तो उसमें से पानी की छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं। इसका रीजन क्या है? क्या होता है, जब हम इस तरीके से टॉवेल को झटकते हैं तो उस कंडीशन में उसमें जो पानी की बूंदें चिपकी होती हैं वो जड़त्व के कारण अपनी जगह रह जाती हैं, जबकि तेज गति करने के कारण जो टॉवेल होता है वो आगे आ जाता है और बूंदें उसमें से निकल आती हैं। ठीक, पहली कंडीशन। सेकेंड देखिएगा, सेकेंड ये है कि अगर जैसे कोई कंबल है, उस कंबल को अगर आप डंडे से पीटो तो उसमें से धूल के कण ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं, तो इसका रीजन भी यही है। ठीक, तीसरा रीजन देखिएगा, कोई हथौड़ा है, ठीक, या कोई और चीज है जिसमें कोई डंडा लगाया जाता है, तो उस कंडीशन में हथौड़े को जमीन पर पटकते हैं। तेजी से पटकने से क्या होता है, वो हथौड़ा उसमें कस जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तेजी से जो उसका हैंडल है वो गति करता है, लेकिन जो हथौड़ा होता है उसकी तेज गति नहीं हो पाती, और यही रीजन रहता है कि हथौड़ा उसमें कस जाता है और गति करने लगता है। तीसरा हो गया। चौथा रीजन समझिएगा, देखिए चौथा इसका यूज क्या होता है। आपने कभी देखा कि कभी क्या होता है, कांच में कोई बॉल लग जाए या कोई कंकड़ फेंक के मारो तो पूरा का पूरा जो कांच है वो चटक जाता है, टूट जाता है। जबकि अगर उसमें कोई बुलेट यानी कोई गोली लगती है बंदूक से निकली हुई, तो उस कंडीशन में वो उसमें केवल एक छोटा सा छेद ही होता है। ऐसा इसका रीजन ये होता है कि उसके जो कण होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं कांच के, वो जब गोली लगती है उसका वेग बहुत ही तेज होता है, और उतने तेज होने के कारण उसके सभी पार्टिकल्स मोशन में नहीं आ पाते और वो जो बुलेट है वो पार कर जाती है। जबकि वो ऐसा क्या, जबकि जब कोई पत्थर मारते हैं तो उस कंडीशन क्या रहता है, उस कंडीशन में उसके आसपास के जितने पार्टिकल्स होते हैं सभी मोशन में आ जाते हैं और वो चटक जाता है। ठीक है, इसी तरह से जब रस्सी जो होती है, रस्सी को अगर इस तरीके से खींच देते हैं तो टूट जाती है बीच से। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये कंडीशन सब क्या है, जड़त्व के कारण ही होती है। यहां तक कंफर्म हो गया। उसके बाद देखिएगा एक यूज ये भी होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि चलती बस से नहीं उतरना चाहिए, चलती बस से व्यक्ति गिर जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि जड़त्व का कारण है। जब व्यक्ति चल रहा होता है तो उस कंडीशन में उसका पूरा शरीर, पूरी बॉडी मोशन में होती है। जैसे ही जमीन पर वो पैर रखता है, जमीन जो है वो रुकी हुई होती है और व्यक्ति क्या करता है, गिर जाता है। इसी तरह से आपने देखा कि अगर हम बस में बैठे हैं और बस अचानक चल देती है या चलती है तो पीछे को झुक जाते हैं। इसका रीजन ये होता है कि जब हम रुके होते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है वो स्टेबल होती है। जैसे ही चलती है तो हमारी जो नीचे की बॉडी होती है वो मोशन में आ जाती है और ऊपर की बॉडी स्टेबल रहना चाहती है, इसलिए हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। तो हम बात करने वाले हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर, जैसे हम किसी वस्तु पर, कोई रुकी हुई वस्तु है उस पर धक्का लगाते हैं तो क्या होता है, उसमें एक मोशन प्रोड्यूस होता है। जब भी मोशन प्रोड्यूस होगा, हम पीछे भी बात कर चुके थे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसमें एक त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। यानी फोर्स लगाओगे तो एक त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, और जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग लगाया जाएगा, उसके जो वस्तु है उसके द्रव्यमान के अकॉर्डिंग। अगर मान लो कोई बॉल है तो बॉल को हम आसानी से धक्का दे देंगे। वहीं अगर कोई क्या बाइक हो तो बाइक को हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसी तरह से कोई कार हो तो और फोर्स लगाना पड़ेगा, कोई ट्रक हो तो और
फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है फोर्स, ठीक है। यानी क्या होता है, फोर्स जो होता है किसके, मास के अनुक्रमानुपाती होता है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी वस्तु में अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, उसमें एक त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, इस बात को हम जानते हैं। और जो त्वरण उत्पन्न होगा, ठीक, वो किस पर डिपेंड करेगा, फोर्स पर, अप्लाइंग फोर्स पर। फोर्स हमें कितना अप्लाई करना है कि जो ऑब्जेक्ट है मोशन में आ जाए, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा उसके मास पर, ठीक। यहां से अगर हम ये इस साइन को हटाएंगे, यानी कि अनुक्रमानुपाती के साइन को, तो इक्वल आएगा एंड एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट ए आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। यहां तक बात कंफर्म हो गई। एम क्या है, मास है, ठीक। अब मास है, ये ए है, क्या है, ए है, ठीक। और ए इज इक्वल टू, यानी त्वरण होता है, त्वरण का मतलब होता है वेग परिवर्तन, ठीक, बटे समय अंतराल, वेग परिवर्तन अपॉन समय अंतराल। इसी में क्या करें, इसी में अगर हम ए से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, एम से मल्टीप्लाई कर दें बोथ कंडीशन में, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, एम इंटू ए इज इक्वल टू एम इंटू डीवी अपॉन हो जाएगा डीटी, ठीक है। अच्छा, m जो है वो कांस्टेंट है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये तो चेंज नहीं होगा, उस कंडीशन में dv ओवर dt हो जाएगा। यानी कि परिवर्तन किसमें, वेग में होगा, द्रव्यमान में तो होगा नहीं। किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम धक्का देंगे तो क्या उसके द्रव्यमान में चेंजेस आएंगे, नहीं आएंगे, ठीक। तो इस कंडीशन में ये जो dv होता है, यानी कि mv जो होता है वो क्या होता है, संवेग होता है, इसको मोमेंटम कहते हैं, ठीक, मोमेंटम कहते हैं। यानी कि मोमेंटम में क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएंगे। बात यहां तक कंफर्म हुई। और ये एम ए का मतलब होता है एफ, ठीक। यहां से हम देख रहे हैं अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके मोमेंटम में क्या होता है, चेंजेस आते हैं। क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। और यहां से हमें फोर्स का क्या मिलता है, फोर्स का फार्मूला मिलता है, यानी कि व्यंजक मिलता है, सूत्र मिलता है। जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है न्यूटन का, उससे हमें क्या मिलता है, हमें बल का सूत्र प्राप्त होता है। और हमें पता लगता है कि अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो उस कंडीशन में उसके मोमेंटम में चेंजेस होते हैं। इसका एक एग्जांपल होता है कि जैसे जो क्रिकेट की बॉल होती है उसको कैच करते समय जो खिलाड़ी होता है, प्लेयर होता है, अपने हाथों को पीछे के लिए खींच लेता है। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जब वो पीछे के लिए हाथों को ड्रॉ करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो बॉल होती है उसका मोमेंटम कम हो जाता है, और मोमेंटम कम होने के कारण उसके हाथ में जो चोट लगने की संभावना होती है वो बहुत कम हो जाती है। अगर वो सीधा सीधा पकड़ लेगा तो मोमेंटम कम नहीं होगा, पूरे मोमेंटम से टकराएगी और चोट उसके लग सकती है। जब कोई भी प्लेयर क्रिकेट बॉल को कैच करता है उस कंडीशन में उस जो भी बॉल होती है उस बॉल की एनर्जी लॉस हो जाती है, ठीक है, एनर्जी क्या हो जाती है, उसकी लॉस होती है, ठीक। यहां तक बात कंफर्म हो गई। चलिएगा अब हम बात करेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। आइए अब हम बात करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन के तृतीय गति के नियम की। तीसरा नियम जो है न्यूटन का वो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है, देखो सीधी सी बात है, अगर हमने किसी को थप्पड़ मारे तो हमें सामने से भी थप्पड़ मिलेगा, ठीक। हमने थप्पड़ मारा, ये क्रिया हो गई, उसने पलट के थप्पड़ मारा, वो प्रतिक्रिया हो गई, ठीक। तो प्रत्येक क्रिया के ऑपोजिट एंड इक्वल प्रतिक्रिया होती है। एक्शन के अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन होता है, ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, यानी कि न्यूटन का गति का थर्ड नियम है। यहां तक कंफर्म हुई बात, ठीक है। प्रत्येक क्रिया के अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। अगर हम किसी को पूरी ताकत से थप्पड़ मारेंगे तो सामने वाला भी पूरे ही ताकत से थप्पड़ मारेगा, ठीक, क्योंकि हमें
हमने पूरी ताकत से मारा तो वो भी पूरी ताकत से मानेगा, मतलब इक्वल जो है क्या होगा, इक्वल प्रतिक्रिया होगी, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, इसका एग्जाम्पल समझिए, जब बंदूक से गोली छूटती है तो पीछे को धक्का लगता है, तो ये उसी का जो है एक एग्जाम्पल है। जब हम लोग चलते हैं उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जमीन को पीछे की ओर धकेलते हैं। घोड़ा या फिर कोई भी व्यक्ति जब जमीन पे चलता है तो धकेलता है अपने पैरों से पृथ्वी को पीछे की ओर, और फलस्वरूप वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, ये इसका रीजन है। कहते हैं कि जब नाव किनारे पर हो और नाव पर कोई व्यक्ति जब कूदता है तो नाव पीछे के लिए चली जाती है, इसका रीजन भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ही होता है। ठीक है, तो ये इतने सारे क्रिया प्रतिक्रिया के रूल्स होते हैं। और जो रॉकेट उड़ता है, रॉकेट वो भी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर ही उड़ता है। तो ये जो है इतने रूल्स होते हैं, और इन रूल्स का जो उपयोग है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।